की बातें, वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। वो झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती, सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति मिल जासी, बोले आ भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ जिनसे। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग मेरे यारों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? आह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग CS एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग विद्या, गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग ईशा, संतोष, नाज, तन्वी, अभिषेक, आलोक, शिवानी, मनोज। वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों आप सभी के? बढ़िया हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं जी? बढ़िया हो? चलो अच्छा, तुम्हारे लिए एक स्टूडेंट ने बहुत हेल्प की है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है वैष्णवी। तो वैष्णवी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। और वैष्णवी ने फाइनली एक लिंक बना दिया गूगल ड्राइव का। उस लिंक में आपके सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो भी अभी तक मैंने दिए हैं वो सारे के सारे उसके अंदर है। तो जो बच्चे ग्रुप में पहले ऐड हुए हैं, बाद में ऐड हुए हैं, उनको वो PDF नहीं मिल रहे हैं, तो उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, सारे PDF जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और उसी लिंक को आप सेव करके चलना, आगे जो भी मैं PDF दूंगा वो सारे के सारे उसी के अंदर अपलोड होंगे, ठीक है ना। सारे के सारे उसके अंदर होंगे। सर आज मेरा बर्थडे है आकांक्षा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, आप बहुत खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, हमेशा आप आगे बढ़ते रहें और बहुत जल्दी आपको CS की डिग्री आपको मिले और आप अपने नाम के आगे CS लगाएं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। आलोक कह रहा है कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। यही लाइन है जो आलोक बढ़िया चलने नहीं दे रही, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, तो हमें लगता है वही हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो लोग मेरी? और मेरे बच्चे वैसे
तुम्हें समझाना तो मतलब वो है कि अपना दीवार का के सिर फोड़ने वाली बात है, क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट सब चीज का ज्ञान होता है, बट फिर भी थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूं तुम्हारे सामने की टेंशन मत लिया करो, प्रेजेंट में रहो, ठीक है ना। पास्ट को पहली बात तो भूल जाओ और फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट हमारा चला गया, ठीक है ना। पास्ट हमारा चला गया, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रेजेंट में रहो, अपना फोकस तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है जी। सर आप आईबीसी के सारे चैप्टर कराओगे जी? हाँ बिल्कुल, आईबीसी जितना भी है वो कराएंगे जी, ठीक है। आईबीसी जितना भी है वो कराएंगे। पहले हमारा फोकस जो है वो पार्ट नंबर 3 पे है। पार्ट नंबर 3 का मतलब जो हमारा पार्ट नंबर 3 सेक्शन नंबर 77A तक है ना, पहले हमारा फोकस उस पे है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो उसके अंदर से बनते हैं, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे जी। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, कल आपको मैंने कुछ केस स्टडी दी थी, उस केस स्टडी को आपने डिस्कस किया? आलोक के मेरे पास 3-4 डाउट आए थे, वैसे आलोक की कमाल की बात है, नालायक 10-4 पे मेरे ख्याल से आलोक 10-13-14 पे आलोक का मैसेज आया था जो मैंने कल शाम को देखा। तो आलोक की 4-5 केस स्टडी का डाउट है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। वैसे वो थी सिंपल सिंपल, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी और अगर किसी का डाउट तो बता दो जी। सीआर की ऑलरेडी मैराथन यूट्यूब पे डली हुई है जी, रिया सीआर की ऑलरेडी मैराथन जो है वो यूट्यूब पे डली हुई है। चलो अब एक बार पहले ये आ जाओ जी, एक बार पहले आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी डाउट थे, एक ही बच्चे का डाउट मेरे पास आया था आलोक का, तो एक बार उसके डाउट हम डिस्कस कर लेंगे। और जिन्होंने वो केस स्टडी नहीं की है प्लीज एक बार वो केस स्टडी कर लेना, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आओ जी। अच्छा लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक हमने ना ये वाली रेगुलेशन जो है वो डिस्कस की थी जी, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने ये वाली डेफिनेशन जो है ये हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। ये वाले सॉरी ये रेगुलेशन नंबर 16, मेरे ख्याल से ये वाला हमने रेगुलेशन 16 हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी ना। तो मेरे को जो याद आ रहा है कल वाली क्लास में रेगुलेशन 16A हमने यहाँ पे पूरी रिवाइज कर ली थी। और आपको मैंने घर से होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था कि एक तो मैंने कहा था कि रेगुलेशन नंबर 16C आपने घर से पढ़ के आनी है, जो मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ी है या नहीं है। और एक मैंने कहा था रेगुलेशन 16D आपने पढ़ के आनी है, अगेन मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो एक बार 16C और एक बार 16D की बात कर लेते हैं कि ये दोनों रेगुलेशन एक्चुअल में है क्या। अब एक बात मेरे को बताओ सर, अभी तक हम ना बात यहाँ पे कर रहे थे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की, कि अगर मान लो कोई क्रेडिटर है, अगर क्रेडिटर खुद मीटिंग अटेंड करने नहीं जा पा रहा, तो उस केस में वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट कर सकता है। और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना जरूरी है जहां पे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, यहां पे मल्टीपल क्रेडिटर्स होंगे, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना जो है वो जरूरी है। ये बात भी हमने यहां पे डिस्कस की थी। अब कई बार क्या होता है, कई बार ना इतने सारे क्रेडिटर्स होते हैं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अकेला उनको संभाल नहीं पाता। भाई अगर फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 क्रेडिटर्स हैं, अब 10,000 क्रेडिटर हैं, 10,000 क्रेडिटर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनकी बातों को डिस्कस करने के लिए। उस केस में फिर गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लेकर आई 16C और 16D। अब ये 16C और 16D क्या कहती हैं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है, आप क्या कर सकते हो, आप एक फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर सकते हो जो इन दोनों के बीच की कड़ी बनेगा। इन दोनों के बीच की कड़ी बनने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मान लो रिप्रेजेंटेटिव है, ये मान लो क्रेडिटर्स है। अब रिप्रेजेंटेटिव को क्रेडिटर से कम्युनिकेट करना है, तो इसको कम्युनिकेट कराने को और इजी कौन करेगा, इजी करेगा फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर बस ये बात कहना चाह रहा है कि मैं यहां से इंफॉर्मेशन लूंगा, वो इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा काम भी इजी हो जाएगा। बट फैसिलिटेटर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि अगर तुमसे काम नहीं संभल रहा तब तुम यहां पर फैसिलिटेटर जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। और फैसिलिटेटर हर केस में अपॉइंट नहीं कर सकते, एक लिमिट है, अगर क्रेडिटर्स उस लिमिट से ज्यादा होंगे तभी इसको अपॉइंट करने की बात होगी। अगर उस लिमिट तक होंगे तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से ही काम चलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करो वो क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन ए कंपनी गोज इनटू CIRP, ठीक है,
देयर कैन बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिटर्स इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल होम बायर्स हो गया, डिपोजिटर्स हो गया, एफडी होल्डर हो गया, तो बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं। टू मेक कम्युनिकेशन इजी एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, बट इफ देयर नंबर ऑफ पीपल इज टू लार्ज, मान लो बहुत सारे नंबर हैं और वो नंबर है 1000 से कम है तो ओनली काम होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से। अगर क्रेडिटर्स 1000 से भी ज्यादा है उस केस में पॉइंट आ सकते हैं जी। तो उसने बोला लेट से 1000 से ऊपर है, इवन वन एआर कैन नॉट प्रॉपरली हैंडल ऑल क्वेरीज और कम्युनिकेशन, सो लॉ इंट्रोड्यूस ए न्यू हेल्पर रोल कॉल्ड फैसिलिटेटर। मतलब उसका हेल्पर रोल का मतलब क्या है कि ये जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प करेगा। सीओसी का पार्ट जो बनेगा वो रिप्रेजेंटेटिव भी बनेगा, वो फैसिलिटेटर नहीं बन सकता। फैसिलिटेटर जो है वो जस्ट फॉर हेल्प है, तो काम जो करेगा उसके बिहाफ में वो रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा जी। अब देखो यहां पे जी रेगुलेशन 16C उसकी अपॉइंटमेंट की है, वो क्या कह रहा है जी, कह रहा है व्हेन द टोटल क्रेडिटर, ध्यान से सुना, व्हेन द टोटल क्रेडिटर इन क्लास लाइक होम बायर आर मोर देन 1000, अगर 1000 से ज्यादा है, 1000 तक है, उस केस में इसकी बात नहीं होगी। द सीओसी दैट इज कमेटी ऑफ क्रेडिटर कैन अलाउ द आईआरपी और आरपी टू अपॉइंट ए फ्यू एक्स्ट्रा फैसिलिटेटर बट अंडर सर्टेन कंडीशन। अब कंडीशन क्या, पहली कंडीशन है रिक्वेस्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। सर मॉड्यूल में कहाँ है, देखो मॉड्यूल में मेरे को नहीं पता कहाँ पे है, ये आपके मॉड्यूल में ये रही, देखो ये रही, ये मॉड्यूल ही है, ठीक है ना। आपके पास पुराना मॉड्यूल हो सकता है, तो मैंने कहा ना उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी हम इसके बीच में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रिवीजन क्लास का फायदा यही है कि तुम्हें सारी अमेंडमेंट जो होंगी वो इसके बीच में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, और ये आपका ही मॉड्यूल है, 584 पेज पे आपको दी हुई है। तो अगर मान लो पहले का मॉड्यूल होगा तो हो सकता है उसके अंदर ना हो, बट अगर आप ये लेटेस्ट वाला मॉड्यूल देखोगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जी, ठीक है। इसके अंदर आपको मॉड्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अब उसने बोला, देखो यहां पर क्या बोला है कि पहले द आफ्टर द फर्स्ट सीओसी मीटिंग एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स फ्रॉम द सेम क्लास से 100 ओम बायर मस्ट रिक्वेस्ट दैट ए फैसिलिटेटर बी अपॉइंटेड। अब बहुत ध्यान सुनना जी, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि पहली बात 1000 से ऊपर अगर क्रेडिटर्स हैं, अगर 1000 से ऊपर क्रेडिटर्स हैं तब फैसिलिटेटर अपॉइंट हो सकता है, बट तब भी तब हो सकता है, 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 तब भी तब हो सकता है कि कम से कम 100 क्रेडिटर्स मिलकर रिक्वेस्ट करें। मान लो फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो 1500 है, 1500 क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, और 50 क्रेडिटर को लगता है कि यार फैसिलिटेटर को ना अपॉइंट करना चाहिए, फैसिलिटेटर अपॉइंट नहीं होगा, फैसिलिटेटर अपॉइंट नहीं होगा। 200 क्रेडिटर को लगता है कि फैसिलिटेटर अपॉइंट होना चाहिए, तो अब फैसिलिटेटर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो उसने क्या बोला है, कह रहा आफ्टर द फर्स्ट सीओसी मीटिंग एटलीस्ट 100 क्रेडिटर्स फ्रॉम द सेम क्लास मस्ट रिक्वेस्ट दैट ए फैसिलिटेटर बी अपॉइंटेड। फिर दे मस्ट ऑल्सो सजेस्ट ए नेम ऑफ द पर्सन या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट होना चाहिए वो नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैसिलिटेटर, देयर कैन बी मैक्सिमम 5 फैसिलिटेटर फॉर ए क्लास ऑफ क्रेडिट, मतलब तो ज्यादा से ज्यादा ना 5 फैसिलिटेटर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं, इसके ऊपर अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर ईच फैसिलिटेटर विल गेट 20% ऑफ द फीस ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की फीस है उसका 20% फीस जो है वो फैसिलिटेटर को मिलेगी जी। फिर द पेमेंट विल बिकम द कॉस्ट, सीआरपी कॉस्ट। याद करो ये पॉइंट तो हमने रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में डिस्कस भी किया था, जो क्लोज नंबर बी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी फीस जो होती है वो सीआरपी कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो जो उनकी फीस होगी उसका 20% फीस जो होगी फैसिलिटेटर की होगी, और ये भी सीआरपी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इफ मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द सब क्लास आर नॉट सेटिस्फाइड तो दे कैन रिकमेंड रिप्लेसमेंट ऑफ द फैसिलिटेटर। इट मींस अगर आप ज्यादा मेजोरिटी है वो कह रही है इसको हमें चेंज करना है, तो आप फैसिलिटेटर को चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब एक सिंपल सी रेगुलेशन लेकर आए कि अगर एआर को लग रहा है कि मैं सारा काम संभाल नहीं पा रहा, अगर एआर को लग रहा है कि मैं सारा काम संभाल नहीं पा रहा, तो बीच में एक फैसिलिटेटर अपॉइंट हो सकता है जो उसकी हेल्प करने के लिए होगा, और ज्यादा से ज्यादा 5 फैसिलिटेटर अपॉइंट हो सकते हैं, उसके ऊपर फैसिलिटेटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब 16D किसका है जी? 16D है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटेटर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका रोल क्या है? तो पहला कलेक्टिंग प्रीलिमिनरी व्यूज। अच्छा याद करो अभी तक ये व्यूज कौन कलेक्ट कर रहा था? अभी तक ये व्यूज कौन कलेक्ट कर रहा था? अभी तक ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट कर रहा था।
आप चेक करो, जो हमने कल रेगुलेशन 16A की है उसमें प्रीलिमिनरी व्यूज जो हैं वो कौन कलेक्ट कर रहा था, वो कलेक्ट कर रहा था ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब कौन कलेक्ट करेगा, अभी भी रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट करेगा, बट जहां पे फैसिलिटेटर अपॉइंट हो चुका है तो वहां पर फैसिलिटेटर जो ये व्यूज हैं ये कलेक्ट करके फिर वो एआर को बता देगा जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं द फैसिलिटेटर रोल इज सपोर्टिंग, ठीक है, एंड कम्युनिकेटिव, नोट डिसीजन मेकिंग। इसका रोल डिसीजन मेकिंग नहीं है। दे डू नॉट वोट इन सीओसी बट हेल्प इन स्मूथ कम्युनिकेशन, अच्छी बात है। मेन ड्यूटीज क्या है, द फैसिलिटेटर हेल्प कलेक्ट द ओपिनियन ऑफ क्रिएटर्स विद इन हिज सब क्लास बिफोर मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ एआर वॉन्ट्स टू नो हाउ 300 होम बायर फील अबाउट ए प्रपोज रेजोल्यूशन प्लान, द फैसिलिटेटर हेल्प गैदर दोज व्यूज, तो उसकी हेल्प करेगा जी। फिर अटेंड सीओसी मीटिंग एज ऑब्जर्वर, ये सबसे मेन बात है, एज ऑब्जर्वर। मतलब आपको मैंने पहले भी बोला कि वो वोटिंग नहीं कर सकता, उसको वोटिंग करने का राइट नहीं है। वोटिंग करने का राइट जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ही है। तो उसने बोला फैसिलिटेटर कैन अटेंड सीओसी मीटिंग बट ओनली एज ऑब्जर्वर, नॉट टू वोट। दे हेल्प द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडरस्टैंड व्हाट देयर सब ग्रुप फील्स। फिर क्लियरी उसके बाद क्लैरिफाई एंड कम्युनिकेट, द फैसिलिटेटर एक्सप्लेन अपडेट्स एंड प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन टू द क्रिएटर्स इन सिंपल टर्म्स एज पर द एआर गाइडेंस। फिर एनी अदर टास्क द सीओसी कैन असाइन एनी एडिशनल कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क, उसको फैसिलिटेटर को दे सकती है। तो ये उसके रोल्स एंड ड्यूटीज है। अब हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाए, मतलब नई रेगुलेशन है, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाए फैसिलिटेटर। तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा ना ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात अगर ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि फैसिलिटेटर क्या होता है और फैसिलिटेटर के रोल्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं। ये भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट फिर यहां से आ रहा है सेक्शन 24। अब यहां से हमारा 24 स्टार्ट हो रहा है। यहां से हमारा फाइनली सेक्शन 24 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमारा था सीओसी की कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी तक हमारी क्या थी, अभी तक हमारी सीओसी बनी, ठीक है, फिर सीओसी बनी, फिर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए, फिर रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट हुए वो पूरा प्रोसेस हमने समझा, फिर फैसिलिटेटर कैसे अपॉइंट होंगे वो पूरा प्रोसेस समझा। अब जो सीओसी की मीटिंग हो रही है वो मीटिंग्स कैसे होंगी अब 24 बताएगा जी। तो अभी तक हमने सेक्शन 21 विद सपोर्टिव रेगुलेशन वो हमने खत्म किया। अब हम सेक्शन 24 करेंगे विद सपोर्टिव रेगुलेशन, बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो क्या कह रहा है, सेक्शन 24 ऑफ द कोड अलोंग विद द आईबीबीआई, ठीक है, दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 ले डाउन लीगल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एज फॉलोस। अब यहां पे देखो कह रहा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी। अब फर्स्ट मीटिंग कब होगी, सीओसी की पहली मीटिंग कब होगी, कह रहा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी शैल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी बाय आईआरपी। मतलब पहली मीटिंग जो है वो कौन कराएगा, आईआरपी, क्योंकि पहली मीटिंग में ही तो आरपी अपॉइंट होगा। भाई अभी तक आरपी तो अपॉइंट ही नहीं हुआ, आरपी कौन अपॉइंट करेगा, सीओसी। सीओसी कैसे अपॉइंट होगा, जब पहली मीटिंग होगी। तो पहली मीटिंग कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो करवा रहा है आईआरपी। और कब करवा रहा है, जब सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग जो है वो सीओसी की होगी, उसमें फिर आरपी अपॉइंटमेंट की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। तो आरपी अपॉइंटमेंट कब होती है, फर्स्ट मीटिंग के अंदर। फर्स्ट मीटिंग कौन करवाएगा, आईआरपी। कितने दिन में कराएगा, 7 दिन के अंदर। 7 दिन कब से, जब सीओसी बनी उसके 7 दिन के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लेस ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब वो कह रहे हैं जी द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में मीट इन पर्सन और बाय सच इलेक्ट्रॉनिक मींस एज में बी स्पेसिफाइड। अब इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब वही हो गया, जूम हो गया, जूम के माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हो, गूगल मीट के माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हो। आपने एक ऐप सुनी हो टीम्स करके, टीम्स के माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है टीम्स करके, आप उसके माध्यम से मीटिंग कर सकते हो। तो मतलब मल्टीपल वे है मीटिंग करने के, फेस टू फेस कर लो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी मीटिंग हो सकती है। और आजकल बड़े बड़े ऑफिस के अंदर मीटिंग हो कैसे रही है, ऑनलाइन ही तो हो रही है। यार एक बात तो ये हमारी मीटिंग भी कैसे हो रही है, ऑनलाइन तो हो रही है। भाई वो बात अलग है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, बट है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ना, आप मेरे सामने फेस टू फेस तो बैठे नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही मीटिंग जो है वो इन पर्सन भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी हो सकती है।
फिर वो कह रहा है हु शैल कंडक्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब कौन कंडक्ट करेगा, देखो री ऑल मीटिंग ऑफ सीओसी शैल बी कंडक्टेड बाय आरपी। आरपी कंडक्ट करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट मीटिंग आरपी नहीं कर सकता। बताओगे फर्स्ट मीटिंग आरपी क्यों नहीं कर सकता जी? सोच के बताओ, फर्स्ट मीटिंग जो है वो आरपी क्यों नहीं कर सकता? आप मेरे को बता सकते हो फर्स्ट मीटिंग जो है वो आरपी क्यों नहीं कर सकता? सोच के बताओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ जी। जो हमारी पहली मीटिंग है वो आरपी क्यों नहीं कर पाएगा जी? बोलो, पहली मीटिंग जो है वो आरपी क्यों नहीं कर पाएगा? हमें नालायकों कुछ तो बोल दिया करो। पहली मीटिंग आरपी कैसे करेगा? पहली मीटिंग में तो आईआरपी होगा ना। जब पहली मीटिंग कंडक्ट होगी उसमें तो आरपी की अपॉइंटमेंट होगी। जब उसमें आरपी की अपॉइंटमेंट होगी तो आने वाली मीटिंग वही तभी तो कर पाएगा। हाँ, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसके बाद तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे वो कहना ऑल द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी कंडक्टेड बाय आरपी। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट मीटिंग के बाद की जो मीटिंग्स होंगी वो सारी के सारे आरपी कंडक्ट करेगा। ये मत कहना पहली, क्योंकि पहली में तो उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, और अगर पहली में उसकी अपॉइंटमेंट होनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहां पे आ जाओ रेगुलेशन 18। ठीक है, अब यहां पे साथ साथ में क्या आ रही है? रेगुलेशन 18 आ रही है। अब रेगुलेशन 18 चेक करो, रेगुलेशन 18 क्या कह रही है? रेगुलेशन 18 प्रोवाइड फॉर मीटिंग ऑफ कमेटी। ठीक है जी, अब यहां पे रेगुलेशन में क्या लिखा है? ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर बिफोर लैप्स ऑफ 30 days फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। इट इज प्रोवाइडेड दैट committee may decide to extend the interval between such meeting subject to the condition that there shall be at least one meeting in quarter। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आरपी को ना हर 30 दिन में एक मीटिंग करवानी पड़ेगी। मतलब इतनी बात ध्यान दो कि आरपी को हर 30 दिन में एक मीटिंग करवानी ही करवानी है। यह बात दिमाग में लेके चलो। अच्छा, आरपी को हर 30 दिन में मीटिंग करवानी है। क्या ये 30 दिन से ज्यादा टाइम भी हो सकता है जी? बिल्कुल हो सकता है जी। 30 दिन से ऊपर टाइम भी हो सकता है। अरे 30 दिन से ऊपर टाइम जो है वो कब होगा? अगर उनको लगता है कि 30 दिन के अंदर कोई हमारे पास मुद्दा नहीं है तो वो 30 दिन से ऊपर भी हो सकता है, बट एक क्वार्टर में एक मीटिंग तो होगी। बस ये पर ध्यान दो। मतलब लास्ट मीटिंग से 30 दिन काउंट कर लो, उसके अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर नहीं हुई तो कम से कम एक क्वार्टर में एक मीटिंग होनी चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो यहां पर ये लिखी है। उसके बाद एक बारी, ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन ए मीटिंग द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एज एंड व्हेन ही कंसीडर नेसेसरी। और एक बात और सुनो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जब जरूरी लगेगा वो उस टाइम पर भी मीटिंग करवा सकते हैं। उसको लगेगा भी, क्योंकि देखो सारी कंपनी का काम कौन संभाल रहा है? आरपी। तो आरपी को उस कंपनी के बारे में मेन पता है। अब उसको लग रहा है कि नहीं, ये बात मुझे क्रेडिटर से डिस्कस करनी है, तो उसको लग रहा है कि मुझे मीटिंग बुलानी है, तो वो मीटिंग बुला सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरपी को पूरी पूरी पावर दी गई है मीटिंग को बुलाने की। फिर कह रहे हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में, ध्यान रखना में ऑप्शन है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन ए मीटिंग इफ ही कंसीडर इज नेसेसरी ऑन ए रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ कमेटी एंड शेल कन्वीन ए मीटिंग इफ द सेम इज मेड बाय मेंबर ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग रेट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सीओसी के मेंबर हैं, सीओसी के 2 मेंबर बोलते कि भाई साहब मीटिंग बुला लो, हमें कुछ डिस्कस करना है। आरपी के पास ऑप्शन है मीटिंग को बुलाना या नहीं बुलाना चाहिए। आरपी के पास ऑप्शन है कि मीटिंग को बुलाना है या नहीं बुलाना। बात समझ में आ रही है? आरपी के पास ऑप्शन है कि मीटिंग को बुलाना या नहीं बुलाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास 33% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है तो मीटिंग को बुलाना ही बुलाना चाहिए। तो मीटिंग को बुलाना ही बुलाना है। मतलब सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऑप्शन है। पहली बात ऑप्शन है अगर कोई क्रेडिटर कह रहा है। फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि यहां पे अगर उसके पास 33% और मोर की वोटिंग पावर है तो मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। सर मोर देन वंस भी बुला सकते हैं, हाँ वो बुला सकते हो, बट कम से कम उसने बोला ना एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक क्वार्टर में एक मीटिंग बुलानी है। उसने लिखा था 30 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलानी है, तो 3 महीने में 3 मीटिंग बुलानी है, बट कम से कम एक मीटिंग बुलानी है। और 3 से ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आरपी के ऊपर कि अगर आरपी को लगता है कि मीटिंग 5 बुलानी है तो 5 मीटिंग भी बुला सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। फिर वो कह रहे हैं इट इज फर्दर एक्सप्लेन दैट फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 2, ये सब रेगुलेशन 2 की बात कर रहा है।
इट इज क्लैरिफाइड दैट meeting or meetings may be convened under this sub regulation till the resolution plan is approved under subsection 1 of section 31। मतलब तब तक आएंगी जब तक resolution plan अप्रूव नहीं होता, और order of liquidation pass under section 33 and decide on matter which do not affect the resolution plan submitted before the NCLT। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे मीटिंग कब तक चलेंगी, मीटिंग तब तक चलेंगी जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता या जब तक कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर नहीं आता। अब रेजोल्यूशन प्लान मान लो सबमिट हो गया, तो सबमिट होने के बाद एनसीएलटी चेक करेगा, तभी तो वह अप्रूव करेगा। अब सबमिट होने के बाद भी सीओसी की मीटिंग हो रही है, हाँ या ना बोलो। सबमिट होने के बाद भी सीओसी की मीटिंग हो रही है। अब सबमिट होने के बाद भी सीओसी की मीटिंग हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि ये मीटिंग जो है, जो सबमिट होने के बाद हो रही है, तो ये मीटिंग गवर्नमेंट कह रही है इसमें इस रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी तुम्हें डिस्कशन करनी है ना रेजोल्यूशन प्लान पे, वो सबमिट से पहले करनी है। अब सबमिट हो गया, मीटिंग अब भी चलेंगी, क्योंकि मीटिंग कब तक चलनी है, जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होगा। तो जो मीटिंग अब सबमिट होने के बाद हो रही है उसमें रेजोल्यूशन प्लान पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो ये बात कहना चाह रही है। तो ये पॉइंट यहां पे ध्यान से लेके चलना। तो उसने बोला है कि डिसाइड एंड मैटर विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड, जो आपने एनसीएलटी को दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो जाके, ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में प्लेस ए प्रपोजल रिसीव फ्रॉम मेंबर ऑफ कमेटी इन ए मीटिंग इफ ही कंसीडर इट नेसेसरी एंड शेल, यहां पर में है, यहां पर शेल है, प्लेस द प्रपोजल इफ द सेम मेड बाय मेंबर ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट। 33% ऑफ द वोटिंग राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या यहां पर कोई मेंबर प्रपोजल दे रहे हैं, क्या उस प्रपोजल को आरपी को मानना जरूरी है या नहीं है? बस मेरे को बता दो जी, क्या उस प्रपोजल को आरपी को मानना जरूरी है या नहीं है? बताओ। हाँ जी, अगर 33% वोटिंग राइट होल्ड करता है तो यस जरूरी है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है। इट मींस अगर मान लो कोई कोई क्रेडिटर्स का मेंबर कह रहा है, अगर कोई मेंबर कह रहा है कि हाँ जी ठीक है ऐसा करते हैं, ये प्रपोजल हम मीटिंग में लेके चलते हैं, तो उसने बोला कि मानना नहीं मानना ये आरपी के ऊपर है, बट अगर उसके पास 33% और मोर की वोटिंग पावर है तो वो बात माननी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। तो वही बात इसने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये पॉइंट हमने ना ऊपर भी कहीं पढ़ा था, ये पॉइंट हमने ऊपर जो पढ़ा था वो यहां पर पढ़ा था, ये पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था। अच्छा, ऊपर जो पॉइंट पढ़ा वो मीटिंग बुलाने के लिए था जी, ऊपर जो पॉइंट पढ़ा वो मीटिंग बुलाने के लिए था, ठीक है ना। ऊपर जो पॉइंट पढ़ा वो मीटिंग बुलाने के लिए था, और यहां पर उस मीटिंग में प्रपोजल देने के लिए पॉइंट, दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। है लो ऑलमोस्ट सेम, बट वहां मीटिंग बुलाने की बात हो रही है, यहां पर मीटिंग में प्रपोजल की बात हो रही है। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, अब ध्यान रखना, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, द कमेटी में डायरेक्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इनवाइट द कंपिटेंट अथॉरिटी एज डिफाइन इन क्लोज पी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ यहां पे रियल एस्टेट दैट इज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रिलेटेड टू सच प्रोजेक्ट टू अटेंड सच मीटिंग। ये पता किसकी बात कर रहे हैं? रेरा की बात कर रहे हैं। भाई रेरा का जो बंदा होगा, रेरा को तो, रेरा के बंदे को तो पूरी नॉलेज होगी, रेरा के ऑफिसर को तो पूरी नॉलेज होगी जी, ठीक है ना। रेरा के ऑफिसर को तो पूरी नॉलेज होगी। तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो रेरा है, जो रेरा है, तो उसका ऑफिसर भी यहां पर मीटिंग अटेंड करे अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? डन। तो अब जाके हमारा यहां पे आ गया, ये हमारी रेगुलेशन नंबर 18 है, ये भी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में केस स्टडीज में से बन सकती है जी, ठीक है जी। इसका भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में केस स्टडी जो है वो इसमें से बन सकती है। डन जी, लॉक कर दूं?
पक्का पक्का, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब नेक्स्ट रेगुलेशन के ऊपर आओ जी। अब यहाँ पे आ रही है रेगुलेशन नंबर, यहाँ पे आ रही है 24, यहाँ पे आ जाओ, रेगुलेशन नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 24 है। अब सेक्शन नंबर 24 का सब सेक्शन 3 आ रहा है यहाँ पे, नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये नोटिस किस किस के पास जाएगा जी? अब जो ये मीटिंग का नोटिस है ये किस किस के पास जाएगा? अब अगर टू हुम नोटिस इज टू बी सर्व, ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा? तो सेक्शन 24(3) कह रहा है प्रोवाइड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल गिव नोटिस टू ईच मीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू, किस किस के पास जाएगा? बहुत ध्यान देना किस किस के पास जाएगा। पहला, मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ऑब्वियस सी बात है उनके पास तो जाएगा जाएगा, इंक्लूडिंग उनके रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है, रेफर टू इन सेक्शन वही 6 से और सेक्शन 21 और सेक्शन 5 सेक्शन 24 का, अगर आपको याद आ रहा हो जी। फिर वो कह रहे हैं मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बीओडी और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन एज द केस में भी, मतलब बीओडी और उनके पार्टनर के पास भी जाएगा। सर उनके पास क्यों जाएगा? उनको तो वोट करने का अधिकार ही नहीं है। मैंने कब का वोट करने का अधिकार है? मैंने कहा मीटिंग का नोटिस जाएगा, मैंने कहा मीटिंग का नोटिस जाएगा, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग को वोट करने का राइट उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अभी क्या बात हो रही है, नोटिस किन किन को जाएगा? तो उसने बोला आगे ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी जाएगा भाई साहब, और देयर रिप्रेजेंटेटिव इफ द अमाउंट ऑफ देयर एग्रीगेट ड्यूज इज नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल डेट। मतलब अगर इनके ड्यूज 10% या उससे ज्यादा है टोटल डेट के, तो ओसी को भी नोटिस देना जरूरी है। अब आगे देखो उसने क्या बोला, 24(4) प्रोवाइड दैट while the director, partner and one representative of the OC as referred to in subsection 3 may attend the meetings of committee of creditors, they shall not have any right to vote in such meeting. In addition, their absence shall not invalidate the proceeding of the meeting. अब अगर मान लो कोई ओसी सोचे मैं तो मीटिंग में नहीं जा रहा जी, ओसी बोले मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, जो होता है मीटिंग में हो जाए, देखता हूं मीटिंग मेरे बिना चलेगी नहीं। अरे तू है कौन बे? हाँ समझ रहे हो भाई, तेरे आने ना आने से मीटिंग में फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो हमारी दरिया दिल्ली है कि हम तेरे को बुला रहे हैं, ये तो खुशी में ना हम तुझे बुला रहे हैं, नहीं तो हम ना बुलाए तो भी चलेगा, क्योंकि मीटिंग में तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उसकी बेस पे हमें काम करना है। तो बीओडी, पार्टनर, ओसी चुप करके आ जाएं। हम ये चाह रहे हैं कि चलो जो रिजोल्यूशन प्लान डिस्कस हो रहा है तुम भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हो, देख लो मीटिंग कैसे चलती है, मीटिंग कैसे होती है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बात करे कि अगर तुम नहीं आएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीटिंग पे आना है ना ना, तुम कोई जिज्जा या फूफे नहीं हो भाई। जिज्जा या फूफा अगर ना आए ना तो शादी नहीं होती, उनके अलग होता थोड़ा सा रहता है, पता नहीं क्या ये स्टार्टिंग से बना रखा है, मेरे को समझ नहीं आती। हम भी जिज्जा बन गए बट जिज्जा वाली बात नहीं आ रही, ठीक है ना, बट होता है सर, मैंने देखा है। तो ये कोई जिज्जा जी और फूफा जी नहीं है कि अगर नहीं आएंगे तो वो जिज्जा जी और फूफा जी यहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। ये तो ये मान के चल लो कि कोई कजन वजन है कि आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है जी। सर अगर सीओसी में ओनली ओसी हुए, अबे तो नालायक अगर ओसी हुए तो फिर इनको बुलाएंगे क्यों? फिर तो मीटिंग में वोट यही करेंगे, फिर तो ऑब्वियस ही बात होगी ना। वो ओसी एक एक्सेप्शनल केस है, जब एफसी ना हो या वो सारे रिलेटेड पार्टी हो, वो तब की बात है जी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ, ये दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की है, एक एनसीएलटी की है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे होने वाली है। आओ जी देखो यहां पे क्या है, वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रेजोल्यूशन प्लान नीड टू बी प्रोवाइडेड टू मेंबर ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर or the corporate director as they have a right to participate in the meeting of COC. It was observed that a combined reading of IBC and the corporate insolvency resolution process regulation lead to conclusion that member of the suspended BOD being virtually interested in resolution plan they may discuss at a meeting of the committee of creditor must be given a copy of such plan as a part of document that have been furnished along with the notice of such meeting. अब एक्चुअल में क्या होता है, जब नोटिस जाता है मीटिंग का तो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में रेजोल्यूशन प्लान भी होता है कि अगर एक रेजोल्यूशन प्लान हमारे पास आ गया तो वो रेजोल्यूशन प्लान भी नोटिस के साथ में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसे तो बीओडी और पार्टनर को राइट नहीं है
वोटिंग करने का, बट इनको आपको रिजोल्यूशन प्लान जरूर देना है क्योंकि ये कंपनी के ही डायरेक्टर है। माना इनकी पावर सस्पेंड कर दी है, माना पावर आरपी के पास आ चुकी है, बट इनको इंटरेस्ट है कि कंपनी किसके हाथ में बिकने जा रही है, ये कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी फ्यूचर में कैसे चलेगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमें इनको रिजोल्यूशन प्लान देना है। ये तो हमारे एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, क्या रिजोल्यूशन प्लान सस्पेंडेड बीओडी को देना जरूरी है? आंसर इज यस, जरूरी है एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वोटिंग करने का राइट बिल्कुल नहीं है, अटेंड करने का राइट है, अटेंड कर रहे हैं इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको रिजोल्यूशन प्लान भी देना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब अगली जजमेंट क्या है? अगली जजमेंट क्या है, एक बात बताओ, ओसी के पास नोटिस कब जाता है जी? मेरा क्वेश्चन ये है, ओसी के पास नोटिस कब जाता है, बताना एक बार जी। ओसी के पास नोटिस कब जाएगा? ओसी के पास तब जाएगा अगर डेट जो है वो 10% या उससे ज्यादा है। यही था ना, 10% या उससे ज्यादा है तभी ओसी के पास नोटिस जाएगा, नहीं तो ओसी के पास नोटिस नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठा 10% और मोर का मतलब क्या, कि जो सर बट अटेंड करना ना करना, हाँ वो तो उनके ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। तभी वो तो लिखा हुआ है ना कि नहीं अटेंड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं रेजोल्यूशन प्लान दे दो इनको। अब वो तो अटेंड ना, अगर इनको इंटरेस्ट होगा तो अटेंड करेंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा नहीं अटेंड करेंगे। हमारा काम क्या है? इनको इनविटेशन देना। शादी का कार्ड लोगों के घर में जाता है, आना ना आना उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आना जरूरी होता है। अब शादी में फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, घर का भाई नहीं आ रहा, मामा नहीं, तो अब वो शादी नहीं फिर होगी ना उस तरह से। तो वो एफसी है। ओसी कौन आ गए? कजन्स आ गए, पड़ोसी आ गए, तो वो आए ना आए वो उनकी मर्जी है। कार्ड हमने सबको दे दिया, तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कार्ड के साथ में रेजोल्यूशन प्लान दे दो, आना ना आना वो उनकी मर्जी है जी। अच्छा, अब ये 10% और मोर की काउंटिंग कैसे होगी? मतलब ओसी क्लेम कर रहे हैं कि हमने 15% का डेट लेना है। ओसी क्लेम कर रहे हैं, सेल्फ क्लेम, कि हमारा 15%, टोटल डेट का 15% हमारा है। और जो आरपी ने क्लेम को वेरीफाई किया, उसके बाद निकल के आ रहा है 8%। उसने कहा बाकी तो जो 7% है वो तो फेक है, उतना तो आपका डेट बनता ही नहीं है। अब बताओ क्या अब मीटिंग का नोटिस जाएगा नहीं जाएगा जी? मतलब वेरीफाई क्लेम जो निकल के आ रहा है वो 8% है, वेरीफाई क्लेम जो निकल के आ रहा है वो 8% है, ठीक है। और ओसी जो क्लेम कर रहा है वो 15% है जी। अब बताओ नोटिस जाएगा नहीं जाएगा जी? सारे बच्चे बोल दो, नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ नहीं जाएगा नहीं जाएगा? आंसर इज नो जी, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ध्यान रखना, यहीं पर एनसीएलटी बात कहता है, एनसीएलटी हेल्ड दैट adjudicating authority has rightly held 10% of total debt for the purpose of representation in the committee of creditor is to be calculated on the basis of claim as collected and noticed by RP. It cannot be based on the amount claimed by all operational creditors. मतलब उन्होंने क्लेम किया उसके बेस पे नहीं है जी, उन्होंने क्लेम किया उसके बेस पे नहीं है, जो आरपी ने नोटिस किया, जो आरपी ने वेरीफाई किया उसके बेस पे। अंटिल इट इज देखो लिखा ना, वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड, if the claim of operational creditor on verification is found less than 10%, the OC have no right to claim representation in the meeting of committee of creditors. ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये बात ध्यान देना। ये जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लेम वेरीफाई किया उसके बेस पे हम चेक करेंगे, जो आप खुद क्लेम कर रहे हैं उसके बेस पे चेक नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये नोटिस पीरियड क्या है? नोटिस पीरियड मतलब कितने टाइम पहले नोटिस जाना चाहिए। तो रेगुलेशन 19 ये बात कह रही है कम से कम 5 दिन पहले नोटिस मीटिंग का जाना चाहिए। कम से कम 5 दिन पहले मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए। 5 दिन पहले उनको तैयारी करनी होती है मीटिंग की, तो 5 दिन पहले कम से कम नोटिस भेजो। ये टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, 48 घंटे भी हो सकता है, लास्ट 24 घंटे भी हो सकता है, बट 24 से कम नहीं हो सकता। 48 घंटे कहां होगा? जब
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में 48 घंटे है, नॉर्मल केस में कम से कम 24 घंटे है। सर रिप्रेजेंटेटिव वाले केस में टाइम ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को टाइम लगता है, उनको क्रेडिटर्स को बोलना पड़ेगा, क्रेडिटर से व्यूज लेने पड़ेंगे, देन वो आगे डिसाइड करेंगे, तो उनको टाइम लगता है, तो वहां पर कम से कम 48 घंटे चाहिए, नॉर्मल केस में कम से कम 24 घंटे चाहिए, और वैसे 5 दिन है। देखो यहां पे क्या लिखे, वो कह रहा है CIRP प्रोवाइड फॉर नोटिस पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर एज फॉलोस, मिनिमम 5 days नोटिस पीरियड, कम से कम 5 दिन नोटिस पीरियड चाहिए। Subject to this regulation, ध्यान रखना, subject to this regulation, a meeting of committee shall be called by giving not less than 5 days, 5 दिन से कम नहीं हो सकते, notice in writing, notice in writing to every participant as the address it has provided to the IRP or the RP as the case may be, and such notice may be sent by hand delivery, या तो hand delivery या by post, by in any event be served on every participant by electronic means in accordance with regulation number 20। इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब वही मेल हो गया, मेल के थ्रू हम भेज देंगे या लिंक भेज देंगे। नोटिस period 24 or 48 hours to committee may reduce the notice period from 5 days to such other period not less than 24 hours as is deemed fit। It is provided that the committee may reduce the period of such period for not less than 48 hours if there is any authorized representative। तो authorized representative का वाले केस में 48 घंटे है, इससे कम नहीं हो सकता। बाकी सब केस में 24 घंटे, बट 24 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 24 से कम नहीं हो सकता, मतलब कम से कम 24 घंटे पहले तो बताना पड़ेगा मीटिंग एज, वो भी तब जब COC बोल दे तब, नहीं तो 5 दिन पहले नोटिस आना जरूरी है, वही बात आपकी यहां पे लिखी है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे यहां पे आओ जी, अब रेगुलेशन 20 देखो, 20 है सर्विस ऑफ नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मींस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मींस से नोटिस कैसे जाएगा, एक बार पढ़ना ही है रेगुलेशन जी, एक बार फटाफट से 2 मिनट लगा के ये रेगुलेशन गो थ्रू कर लो। बच्चों वाली है, वैसे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हमें स्किप करना क्यों है, जब कर रहे हैं तो फिर पूरा कर लेते हैं। कम से कम आप ये तो ना कहो कि ओहो ये तो रह गया था, तो एक बार फटाफट से रीड कर लो इसको जी। हाँ जी, पढ़ रहे हो? हाँ जी डन। अब आगे देखो एक बार जी, आगे देखो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट,
हो गया जी। पढ़ लिया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट तो नहीं है? हम्म, कोई डाउट तो नहीं है? वैसे मेरे ख्याल से होगा नहीं, बिल्कुल बेसिक सी रेगुलेशन है। उससे अगली रेगुलेशन भी ना बिल्कुल सिंपल है, अगर आप चेक करोगे नेक्स्ट रेगुलेशन जो है वो 21 है, ठीक है। वो है कंटेंट ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। भाई क्या क्या कंटेंट होगा, भाई जो तुम नोटिस भेजोगे मीटिंग का उसमें क्या क्या कंटेंट होगा। अच्छा मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। आई थिंक इसी अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है एक, इसी अटेम्प्ट में, इससे पिछले अटेम्प्ट में इन रेगुलेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है जो मेरे को नहीं लगता बनना चाहिए, बट उससे पता लग रहा है इंस्टीट्यूट तुम्हारी मेमोरी पावर भी चेक करेगा कि तुम्हें आती भी या नहीं आती जी। मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम की नहीं यार, इसमें कोई नॉलेज वाली बात थोड़ा है। इसमें तो एक बेसिक बात है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, बट इंस्टीट्यूट चाह रहा कि तुम्हें बताओ। एक बार मैं चेक करूंगा, आई थिंक मेरे ख्याल से इस बार का एग्जाम था या लास्ट वाला एग्जाम था, इन रेगुलेशन में से, इनमें से किसी रेगुलेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है जी। इनमें से किसी रेगुलेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा है। तो कंटेंट में रेगुलेशन, रेगुलेशन टेल व्हाट ऑल डिटेल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मीटिंग नोटिस सेंड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो पहला बेसिक डिटेल ऑफ मीटिंग। अब बेसिक डिटेल में क्या हो गया, पहली बात वेन्यू, मीटिंग कहां पे होगी, डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ऑप्शन फॉर मेंबर टू ज्वाइन, मतलब फेस टू फेस या ऑनलाइन वो कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल टू ज्वाइन, अगर आपको मतलब ऑनलाइन ज्वाइन करने तो कंप्लीट डिटेल, लॉगिन क्या होगी, पासवर्ड क्या होगी, की क्या होगी, ठीक है, किस ऐप से उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये सारी बातें। फिर उसके बाद उसने यहां पर बोला ऑप्शन टू अटेंड थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड करना है तो एवरी पार्टिसिपेंट क्राइटर एआर एक्सेट्रा कैन अटेंड एंड वोट इन पर्सन, या तो वो इन पर्सन या थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बट द पार्टिसिपेंट मस्ट इन्फॉर्म आरपी इन एडवांस अबाउट वो रिप्रेजेंट। ऑब्वियसली बात है आरपी को पहले बताना पड़ेगा भाई कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाद में मैं वोट कर रहा हूं हाँ भाई तू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें पहले आप इन्फॉर्म कर दोगे आरपी को। फिर व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो एंड विजुअल मींस, इन इट मींस अ सिस्टम दैट अलाउ ऑल मेंबर टू स्पीक हियर एंड सी ईच अदर। वही जूम हो गया, ठीक है, गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उसके माध्यम से वो यहाँ पे एग्जांपल में लिख रखा है जी। फिर मैंडेटरी कंटेंट क्या क्या है, द नोटिस मस्ट इंक्लूड, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस इन मीटिंग, ऑब्वियस सी बात है कौन कौन से मुद्दे मीटिंग में डिस्कस होंगे वो तो पक्का होना चाहिए। लिस्ट ऑफ इशू दैट विल पुट टू वोट, मतलब किस मुद्दे पर वोट करना है। कॉपीज ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दोस मैटर, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, ताकि अगर कोई क्राइटर मांग रहा है कॉपी के हमें एक बार इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ तो वो होने चाहिए। Information about e-voting. If e-voting will happen electronically, then notice must also include process and timeline of e-voting. कब वोटिंग स्टार्ट होगी, कब वोटिंग खत्म होगी, जैसे आजकल पार्लियामेंट के अंदर भी ई वोटिंग होती है, ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर भी ई वोटिंग कॉन्सेप्ट है। और जो पोस्टल बैलेट है वो भी एक तरह से ऑब्वियस सी बात है वो ई वोटिंग ही है, कोई मैनुअल वोटिंग नहीं है। लॉगिन आईडी वही, डिटेल एंड हाउ टू जनरेट पासवर्ड एंड कास्ट वोट। फिर कंटेन कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ पर्सन, अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो अब ये हमारी क्लास भी ऑनलाइन चलती है, तो अगर तुम्हें क्लास चलाने में दिक्कत आ रही है तो किसी पर्सन का नंबर जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो ये सारी बातें आपकी इसके अंदर आएंगी जी। ये सारी बातें आपके रेगुलेशन नंबर 20 के अंदर आएंगी। अब यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट रेगुलेशन जो है वो है कोरम। कोरम कितना होना चाहिए, तो कोरम जो है ना वो कम से कम 33%, यानी को 33% जिनके पास वोटिंग शेयर हैं तो वो तो होने चाहिए। 50% कोरम की बात नहीं हो रही, 33% ऑफ वोटिंग शेयर आर प्रेजेंट, इतने अगर हैं तो हम मान लेंगे कोरम पूरा जी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड कंडक्ट ए मीटिंग लीगली। तो कह रहे हैं द सीओसी मीटिंग इज वैलिड ओनली इफ मेंबर रिप्रेजेंट एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग शेयर आर प्रेजेंट। मेंबर कैन अटेंड इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस, यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहां पर एग्जांपल, इफ
total COC voting share 100%, then meeting with at least 33% vote, that is say 3 out of 9 bank must be present for quorum. फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू, अगर ये कोरम को चेंज करना है, कोरम को चेंज भी कर सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। वैसे बढ़ाने की बात होती है, नॉर्मली कम करने की बात नहीं होती, बट वहां पे चेंज लिखा है तो चेंज का मतलब कम या ज्यादा हो सकता है। तो उसने बोला था सीओसी itself कैन डिसाइड टू चेंज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज दिस 33% रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर मीटिंग। फॉर एग्जांपल इट मे बी 40%, 25%, 70%, 60%, वो डिपेंड ऑन सीओसी क्या कहती है। वट इफ कोरम नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वही सेम टाइम सेम जगह मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। सेम टाइम सेम जगह मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो जी, सर जो डायरेक्टर और पार्टनर ओसी हैं विल दे काउंटेड इन कोरम, आंसर इज नो। 33% वोटिंग शेयर ना, तो वोटिंग शेयर हमें फाइनेंशियल क्राइटेरिया का देखना है जो सीओसी का है। वो सीओसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बट सीओसी का पार्ट वोटिंग करने का नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जो वोटिंग, मान लो फॉर एग्जांपल एफसी आया नहीं ओसी आ गए, तो मीटिंग में क्या ही करेंगे बताओ। एफसी आ गया, ओस मतलब सॉरी एफसी नहीं आया ओसी आ गए, तो मीटिंग में क्या ही कर लोगे करके। डिसाइड तो हो सका ना, डिसाइड कौन करेगा, सीओसी। सीओसी के मेंबर कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद कोरम एट एडजर्न मीटिंग, तो इन द एडजर्न मीटिंग जो भी फिर जितने मेंबर्स भी आएंगे उसी को ही हम कोरम मान लेंगे। मतलब पहली बार तो रिक्वायरमेंट है कोरम की, अगर मीटिंग एडजर्न होगी तो अगली बार चाहे 10 मेंबर भी आए, उनके बाद जितने मर्जी वोटिंग पावर हुए उन्हीं को ही हम कोरम मान के मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आ रहा है पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हमारी आज की क्लास की लास्ट रेगुलेशन है, दैट इज रेगुलेशन नंबर 23। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, पहले तो रेगुलेशन 24 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं एक बार अपने घर से रीड करके आने हैं, और कल इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 90% हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, और कल मैं तुम्हारे लिए और केस स्टडी बना के लेके आऊंगा। कल कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे लिए और केस स्टडी बना के लेके आऊं, बट उससे पहले आलोक मैं तुम्हारे डाउट भी कल डिस्कस करूंगा। इसलिए कल डिस्कस करूंगा, मैं एक मौका और दे रहा हूं सब बच्चों को, जो मैंने केस स्टडी डाली है वो सारे बच्चे सोल्व कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन हुए। उसके बाद फिर मैं उसके डाउट नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप कहो 20 दिन के बाद सर वो केस स्टडी में डाउट आ रहा है, तो फिर पर्सनली ले पाऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप क्लास के बीच में डाउट क्लियर कर लो। तो एक मौका सबको और दे रहा हूं, पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में है, अब तो मैंने लिंक भी डाल दिया, उस लिंक में वो पीडीएफ है, आई थिंक 26 पेज का है, उसमें काफी सारी केस स्टडी है, जाके सोल्व करना। कोई डाउट आए मुझे पेज नंबर और किस नाम से वो केस स्टडी है मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। आलोक की 4 केस स्टडी है, वो मैंने लिखी हुई है, 4 केस स्टडी आलोक की कौन कौन सी है। बाकी और किसी को भी डाउट है मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ताकि फिर कल वाली क्लास में उसके डाउट लूंगा और इस चैप्टर को भी फाइनली हम पैक करेंगे। ठीक है जी, डन। चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। सर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी रिवाइज कर लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे एक बार रेगुलेशन नंबर 23 पढ़ लो। रेगुलेशन 23 है पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस। अब इसके थ्रू पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे, तो ये तो वही बात होगी जी, अपना जूम वाला या माइक ऑफिस वाला हो गया, या फिर आपका गूगल मीट हो गया, उसके थ्रू आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार पढ़ना है इसको फटाफट से। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है, एक बार चेक करो इसका ये पार्ट तुम्हें पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, पहले इतना पढ़ लो, फिर जब आप बोलोगे ऊपर तो मैं ऊपर कर दूंगा।
हाँ जी, डन। लॉक कर दूं जी? ऑल्दो कर दूं लॉक? पक्का पक्का जी? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वैसे मेरे को लग नहीं रहा डाउट होना चाहिए, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो जी। डन, चलो। अब यहां तक हमने अपना कंप्लीट किया। अब कल से हम यहां से अपना स्टार्ट करेंगे, तो एक बार फटाफट कल से ये पूरा रिवीजन करके आना, और कल फिर इसको हम पैक करेंगे जी। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे बच्चे केस स्टडी कर लो भाई, तुम्हारे फायदे की हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। ठीक है ना, देखो स्टार्टिंग में 100 बच्चा लाइव आता था, अब 20 बच्चा लाइव आ रहा है, तो अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी फिर मतलब मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट की है मैं उस बात का पक्का हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे कम से कम आ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ लें। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इतना कंटेंट अगर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए आईबीसी का, आप कहीं भी देख लेना, इतना कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, बट अगर आप उसकी वर्थ नहीं करोगे तो कोई पढ़ाने का फायदा भी नहीं है फिर। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और अच्छे अच्छे नंबर से एग्जाम भी क्लियर करें। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में, सेम टाइम 8:30 बजे, सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।